Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 5th of June 2021. तो गाइज आज है तारीख 5 जून 2021 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। इसका लिंक भी अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नाउ स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, लेकिन सबसे पहले हम लोग कुछ शॉर्ट न्यूज़ को देखेंगे। 2 से 3 शॉर्ट न्यूज़ मैंने लगा रखी हैं जिनको पहले हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया करते थे, लेकिन उसको भी ऐड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, पहला आर्टिकल बात करता है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे के बारे में। तो अभी 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे सेलिब्रेट किया गया है यूएनजीए के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। तो उसी की वजह से आर्टिकल आ जाता है। नाउ अब इस आर्टिकल को देख पाओगे, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने कवर किया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इस आर्टिकल को हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पर कवर करेंगे क्योंकि देखो यूपीएससी है ये एग्जाम। यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि हाँ वर्ल्ड बाईसाइकिल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब कुछ एडवांस लेवल पर कैसे बन जाएगा, तो यही आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप कहोगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे, तो देखो बाईसाइकिल सेक्टर इन इंडिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसको लेकर नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है मार्च 2020 में, और इस रिपोर्ट में बताया गया इंडिया के अंदर लगभग 45% हाउस होल्ड, अगर या फिर इसको कन्वर्ट करें नंबर में तो 100 मिलियन हाउस होल्ड्स इंडिया के अंदर ओन करते हैं बाईसाइकिल्स को। लेकिन ये डेटा पुराना है, ये डेटा है 2011 के सेंसस का। और ये भी बताया गया 2001 में ही ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। 2001 से लेकर 2011 तक ये जो बीच के 10 साल हैं, इसके बीच में काफ़ी हद तक बाईसाइकिल्स का इंक्रीमेंट देखने को मिला है 3% से। बाईसाइकिल के साथ साथ 2 व्हीलर्स हो गई, कार्स हो गई, ये सब भी काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नजर आई थी, ऐसा यहाँ पे डेटा बताता है। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडियन बाईसाइकिल इंडस्ट्री ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये आप देख पाओगे लुधियाना के अंदर लोकेटेड है। और इसके अंदर लगभग 4000 माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, काफ़ी सारे लोग इसके अंदर वर्क करते हैं, ये जनरल सी बात है। नाउ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। साल 2018-19 में एस्टिमेटेड बाईसाइकिल प्रोडक्शन जो है इंडिया का वो कितना था, वो था 2.2 करोड़। अगर इसको कंपेयर करें चाइना से तो हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट पर आते हैं, चाइना फर्स्ट लार्जेस्ट पर आता है। और हम लोगों ने इतना प्रोडक्शन किया था बाईसाइकिल का, ये डेटा है बाईसाइकिल से रिलेटेड। नाउ सेकंड शॉर्ट न्यूज़ आती है, बात करी गई है तिरारश्मी हिल के बारे में। तो तिरारश्मी हिल्स आपको देखने को मिलेंगे नासिक के अंदर। अब नासिक में क्या हुआ है, ये जो हिल्स हैं यहाँ पे पहले से ही तिरारश्मी केव देखने को मिलती हैं, पहले से ही जो गुफाएं हैं उनका नाम भी तिरारश्मी है। लेकिन उन गुफाओं के साथ और कुछ नई गुफा देखने को मिली हैं, उनकी नई फाइंडिंग्स करी हैं। वो फाइंडिंग करी गई है एएसआई के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। इन्होंने बोला 3 नई केव्स और देखने को मिली हैं इन्हीं तिरारश्मी हिल्स पर, और यहीं पे जो ये केव्स हैं पुरानी वाली, इनके पास ही ये केव्स देखने को मिली हैं। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया है, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे। और देखो बोला ये गया है जो ये नई केव्स मिली हैं, नई गुफाएं हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी हैं। हालांकि इसको अभी एस्टेब्लिश करना है, आर्कियोलॉजिस्ट इसके ऊपर स्टडीज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि जो आज के टाइम पे तिरारश्मी केव मिली, मतलब पुरानी वाली है, ठीक है, ये आप कह सकते हो कि ये उससे भी ज़्यादा पुरानी है। मतलब क्या है, जो हम लोग को अभी नई केव्स मिली हैं, नई 3 केव्स मिली है ना, वो बोला जा रहा है कि तिरारश्मी केव से भी पुरानी है। ठीक है, ये तिरारश्मी केव्स के बारे में तो हमें पता है, ये तो हिल्स पर लोकेटेड है, हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। लेकिन हमारे पास ये जो नई केव्स थी, अभी जो फाइंडिंग करी गई है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी ना। अब यहाँ पर इसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लगाई जा रही है और स्टडीज़ वगैरह करी जा रही हैं। और बोला यह गया है जो ये केव्स हैं ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स इस्तेमाल करते थे रहने के लिए, और इन केव्स के अंदर सेपरेट वरांडास देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ एक स्क्वायर स्टोन प्लेटफॉर्म भी देखने को मिलेगा जो कि मॉन्क्स लोग इस्तेमाल करते थे। और स्पेशल अरेंजमेंट भी था कि किन के लिए, मॉन्क्स के लिए, क्योंकि मॉन्क्स आपको मालूम है मेडिटेट करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। मॉन्क्स जो है वो मेडिटेट करते थे, तो इस तरीके का स्पेशल अरेंजमेंट भी यहाँ पर इन केव्स के अंदर देखने को मिला है। मतलब ये काफ़ी बड़ी फाइंडिंग हो सकती है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो होता क्या है ना, ऐसे टॉपिक जीएस पेपर 1 कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब आप लोग नितिन संगानिया की बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको इसी से रिलेटेड केव्स वाला टॉपिक आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
नाउ अब देखो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है त्रिरश्मि केव्स कौन सी हैं, क्योंकि हमने डिस्कस किया ये केव्स तो हमारे पास पहले से ही है, लेकिन अभी कुछ नई मिली है, उसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। नाउ ये जो पहले वाली केव्स हैं इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें पढ़ते हैं। जैसे कि ये जो त्रिरश्मि है और इसको हम लोग पांडवलेनी केव्स भी बोलते हैं, इसके अंदर आपको 25 गुफाएं देखने को मिलेंगी जो कि त्रिरश्मि हिल से कटाई करके बनाई गई हैं, और लगभग ये 2 सेंचुरी BC की बात है। जो ये केव्स हैं इनको डॉक्यूमेंटेड करा गया था 1823 में, और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो आज के टाइम पर इनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है, और एक ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह देखने को मिलती हैं, यानी कि लोग जाते हैं यहाँ पर घूम के आते हैं। बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स हो गए, और जो केव्स हैं नासिक के अंदर ये काफ़ी बड़े एग्जाम्पल बोले जाते हैं किसके, इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर के, जो कि रिप्रेजेंट करता है हिनायन ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म को। ठीक है, बुद्धिज्म के 2 ट्रेडिशन आपको देखने को मिलेंगे, एक हिनायन और एक महायान। ये आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है इंडियन आर्ट एंड कल्चर जब नितिन सिंघानिया की पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको सब क्लियर हो जाएगा। नाउ ये आर्टिकल आपका GS पेपर 1 कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक चीज़ याद रखना, पिछले कुछ सालों में जो UPSC क्वेश्चन पूछ रहा है हिस्ट्री से रिलेटेड, खासकर वो कोई स्टैटिक पोर्शन से ऐसे नहीं पूछ रहा है, जो चीज़ें करंट में हैं उसी से के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि अब यहाँ पे कोई नई केव्स मिली है तो ये त्रिरश्मि केव्स के बारे में पूछ सकता है, या फिर जो हिनायन ट्रेडिशन है बुद्धिज्म का उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछ सकता है, या फिर जो ये रॉक कट आर्किटेक्चर है ये अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है तो इसके बारे में पूछ सकता है। तो याद रखना जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, अगर कोई करंट अफेयर है तो उसके रिगार्डिंग आपको वो तैयार करना ही करना है, क्योंकि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नाउ एक नेक्स्ट शॉर्ट आर्टिकल आता है जिसमें बात करी गई है खर्ग की। खर्ग है क्या, बेसिकली ईरान का एक लार्जेस्ट वॉरशिप है जिसके अंदर आग लग गई थी, और अभी मालूम है आपको श्रीलंका के पास भी एक शिप है जिसके अंदर आग लग गई थी, MV एक्सप्रेस पर्ल। फिलहाल वो उसके अंदर आग लगी और वो डूब गया है, और वही सिचुएशन इसके साथ हुई है, इसमें भी आग लगी और उसके बाद ये डूब गया कहाँ पर, गल्फ ऑफ ओमान में। ठीक है, तो उसी के बारे में डिस्कशन किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये ईरान है, ये पर्शियन गल्फ है। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे कतर देख पाओगे, इधर UAE देख पाओगे, और ये जो खर्ग आइलैंड है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, खर्ग आइलैंड है ये, और इसी आइलैंड के ऊपर जो है नाम रखा गया है इस शिप का। अब खर्ग आइलैंड का नाम आप कह सकते हो किस चीज़ से रिलेटेड है तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आया है, आप लोग देख पाओगे। नाउ यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इस आर्टिकल के बारे में। तो ये जो वॉरशिप है इसका नाम है खर्ग। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है खर्ग किस चीज़ से रिलेटेड है। खर्ग एक आइलैंड है बेसिकली ईरान का, और इसमें आप कह सकते हो ईरान का मेन ऑयल टर्मिनल है। यहाँ पे ऑयल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, बेसिकली ऑयल टर्मिनल है, तो इसको एक छोटा सा आप इसका आइडिया रख सकते हो। उसके बाद जो खर्ग है इसको खर्ग भी बोला जाता है, एक आइलैंड है, और आइलैंड कहाँ पे देखने को मिलेगा, पर्शियन गल्फ के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि ईरान को बिलोंग करता है। मैंने आपको दिखाया, ये आपको ईरान देखने को मिलेगा, यहाँ पे पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगा। ये वाला आइलैंड ये है खर्ग आइलैंड। नाउ यहाँ पे आप लोग ईरान को भी एक वर्ल्ड मैप पे भी देख सकते हो, ये है इंडिया का मैप। इंडिया के कंपैरिजन में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ईरान। ओके, नाउ ये आर्टिकल आपका GS पेपर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, बस यहाँ पे लोकेशन देखनी थी और ज़्यादा कुछ भी नहीं था। नाउ अब स्टार्ट करेंगे हम कुछ लॉन्ग न्यूज़ को, अब आएंगे मेन मुद्दे पर। अभी हमने प्रीलिम्स रिलेटेड आर्टिकल पढ़े, अब यहाँ पर जो मैं आर्टिकल पढ़ाने वाला हूँ वो मेंस के पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट होंगे ही होंगे, साथ ही साथ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होंगे। अब जितने भी आर्टिकल आएंगे वो हर तरीके से आप उसको हिट कर सकते हो, हर तरीके से, मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे MCQ आए चाहे कुछ भी आए, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आजकल के टाइम का, चाइना ने अपना एक आर्टिफिशियल सन बनाया है और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है ईस्ट। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करने लायक हैं। ईस्ट क्या है मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। ये जो आर्टिफिशियल सन है, कोई ये जो हमारा नेचुरल सन है उसकी तरह नहीं है, कोई हम लोग एक सन के बराबर में ये चाइना कोई आर्टिफिशियल सन नहीं लगाने वाला है। ठीक है, ये क्या है एग्जैक्टली प्रोजेक्ट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और ये सन के पावर से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले चाइना के इस प्रोजेक्ट का नाम है ईस्ट। तो ध्यान रखना, ईस्ट की फुल फॉर्म है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक। और ये जो वर्ड है टोकामक है ना, इसको ध्यान रखना, इसको अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे टोकामक क्या होता है। बेसिकली ये जो ईस्ट है ना, ये पूरा का पूरा रिएक्टर है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वैसे एक रिएक्टर है। इसके अंदर ही ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया है, और इसके अंदर इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया है कि हम लोग हीट को, सॉरी चाइना जो है वो हीट को पहुंचा चुका था 120 मिलियन सेल्सियस तक यहाँ पे पहुंचा चुका था। तो आप समझ सकते हो, अगर सन से कंपेयर करें तो सन से लगभग 10 गुना ज़्यादा यहाँ पे गर्मी थी इसमें।
ठीक है, तो इतनी जो है हमने ये प्रोडक्शन करी है, ये चाइना के द्वारा ये प्रोडक्शन करी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखो ये क्या है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू करा गया है, और न्यूक्लियर फ्यूजन आपको वही प्रोसेस देखने को मिलेगा जो सन के अंदर होता है। तो इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि जो आज के टाइम पर सन के अंदर प्रोसेसिंग हो रही है, सन जो हमें नेचुरल हीट दे रहा है, वही हीट को हम धरती पर प्रोड्यूस कर सकें। तो ये पूरा का पूरा एम है इस प्रोजेक्ट का, तो उसी के ऊपर यहाँ पे चाइना वर्क कर रहा है। नाउ अब आपका क्वेश्चन होगा क्या चाइना ही ऐसा काम कर रहा है? तो ऐसा नहीं है, चाइना के अलावा और भी कंट्रीज काम कर चुकी हैं। आपको मालूम होगा पिछले साल हमने डिस्कस किया था दिसंबर 2020 में, तो साउथ कोरिया का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है के स्टार, कोरियन सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च। तो साउथ कोरिया भी ऐसा काम कर चुका है, लेकिन साउथ कोरिया ने क्या करा था, 100 मिलियन सेल्सियस तक हीट को मेंटेन कर रखा था 20 सेकंड तक। ठीक है, 20 सेकंड बाद ये प्रोजेक्ट गायब, मतलब 100 मिलियन जो हीट थी वो गायब। 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस की हीट को मेंटेन कर रखा था 20 सेकंड तक। लेकिन अब इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है चाइना ने। चाइना ने कितनी हीट मेंटेन करी है? चाइना ने 120 मिलियन हीट मेंटेन करी है, लेकिन 101 सेकंड तक। अब आप कहोगे ये हम लोग 101 सेकंड का मतलब क्या है? तो इस इतनी ज़्यादा हीट है कि ये पॉसिबल नहीं है इसको लंबे समय तक रोकना। वही मेन काम है, मतलब वही हमारा पर्पज़ है कि उस हीट को हम लोग लंबे समय तक रख सकें। सूरज में क्या हो रहा है? सूरज में तो लगातार वो प्रोसेसिंग हो रही है, हम लोग धरती पर उस हीट को आप कह सकते हो लगातार नहीं रख पा रहे हैं। तो प्रोसेसिंग यही है, हमारा काम यह है कि इस हीट को हम लोग मेंटेन कर पाएँ और इससे जो है काफ़ी सारी एनर्जी जनरेट कर पाएँ। लेकिन ये 101 सेकंड तक रुका, उसके बाद जो है ये फेल। अब यहाँ पे आने वाले टाइम पे हम लोग देख पाएंगे, फेल भी नहीं कह सकते, एक तरीके से अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है साइंस के फील्ड में। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आया था, मैं आपको कंप्लीट समझाने वाला हूँ ये चाइना का आर्टिफिशियल सन प्रोजेक्ट है क्या। सबसे पहले मैंने आपको बताया वो ईस्ट है। ठीक है, ईस्ट एक रिएक्टर है जिसके अंदर ये पूरा का पूरा आप कह सकते हो प्रोजेक्ट को प्रोसेसिंग की गई है। नाउ ये एक टोकामक कर नाम करके है। नाउ जो ये टोकामक है ये एक रिएक्टर है, कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। इसी के अंदर ये पूरी की पूरी प्रोसेसिंग करी गई है। इसी के अंदर 120 मिलियन सेल्सियस की हीट को मेंटेन कर रखा था 101 सेकंड तक। तो आपको ये बर्स्ट नहीं हुआ, तो मैं आगे सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे कैसे ये चीज़ें चली हैं। नाउ टोकामक एक मशीन है, वो मैंने आपको दिखा दिया, वो उसी के अंदर ये सारी चीज़ें करी गई हैं और इसके अंदर एक न्यूक्लियर फ्यूजन किया गया है। आप ध्यान से सुनना, यहाँ पे बात करी गई है न्यूक्लियर फ्यूजन की, और फ्यूजन और फिशन के बीच में डिफरेंस होता है, तो ये भी हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते समझ जाएंगे ये क्या डिफरेंस होता है। नाउ इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेसिंग हुई है वो ईस्ट रिएक्टर के अंदर हुई है। ईस्ट की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, और वो रिएक्टर कौन सा है? वो ये वाला रिएक्टर है। नाउ क्वेश्चन ये है कि ये रिएक्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये चाइना के हीफी जगह पर लोकेटेड है। इसको बनाया गया था 2006 में, 2006 से ही ये डायरेक्टली ऑपरेशनल है, तो इसके बारे में ध्यान रखना। पर्पस क्या है इसका? पर्पस ये है कि जो आज के टाइम पर सूरज के अंदर गर्मी जनरेट हो रही है, सूरज के अंदर जो एनर्जी जनरेट हो रही है, सूरज के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, उसी प्रोसेस को हम धरती के ऊपर कर सकें। देखो एक चीज़ याद रखना कि सूरज के ऊपर आप कह सकते हो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, लेकिन अभी जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट कर रहे हैं वो न्यूक्लियर फिशन के थ्रू कर रहे हैं। और फिशन से क्या होता है, इसके अगर हम लोग एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि इससे न्यूक्लियर वेस्ट बहुत सारा निकलता है। लेकिन ये जो फ्यूजन वाली एनर्जी है, सन एक नेचुरल एनर्जी देता है, फ्यूजन के अंदर कोई वेस्ट नहीं होता है, तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसीलिए हम लोग इस एनर्जी के पीछे भाग रहे हैं। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे जो पूरा प्रोजेक्ट है ये पार्ट है एक आइटर का। आइटर के बारे में भी मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूँ। आइटर की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। तो ध्यान रखना, आइटर एक दुनिया का सबसे बड़ा रिएक्टर है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, और 2035 तक रिएक्टर बन के तैयार होगा। नाउ आइटर के बारे में मैं आपको छोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ। आइटर की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है। इसको एस्टेब्लिश करा गया है 35 कंट्रीज़ के द्वारा मिलकर, और इसको लॉन्च किया गया था 1985 में। अभी तक ये इस पे वर्क चल रहा है और बोला यह जा रहा है 2035 में ये वर्किंग में आएगा। और ये फ्रांस के अंदर लोकेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, एम क्या है इसका? मकसद यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा टोकामक को बिल्ड करना, यानी कि सबसे बड़ी, यानी आप कह सकते हो एनर्जी को मेंटेन करके रखना। जो ये हीट है जो अभी चाइना 101 सेकंड तक मेंटेन कर पाया था, इसको थोड़ा सा और बढ़ाकर मेंटेन करके रख पाएँ, ये हमारा मकसद होने वाला है। नाउ आप देख पाओगे टोकामक रिएक्टर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। बहुत सारी कंट्रीज़ मिलकर इसको बना रही हैं। आप देख पाओगे इंडिया का क्या योगदान है। इंडिया यहाँ पर क्रियोस्टेट बना रहा है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है। उसके साथ जो चाइना है वो फीडर्स बना रहा है या फिर पोलॉइडल बना रहा है, जापान टोरॉइडल बना रहा है। तो आप देख पाओगे यूएसए सेंट्रल सोलॉइडल बना रहा है, फ्रांस जो है कॉइल्स बना रहा है। तो हर कंट्रीज़ मिलकर जो है इसको एस्टेब्लिश कर रही है फ्रांस के अंदर। और जो है
फिर इसके बाद एक काम किया जाएगा 2035 में जो है इसको वर्किंग में लाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है आइटर के मेंबर्स में कौन कौन है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, इंडिया, जापान है, कोरिया है, रशिया है एंड देन यूनाइटेड स्टेट्स है। ओके नाउ अब ये वर्क कैसे करता है, तो मैंने आपको बताया न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस यहाँ पे अपनाया जाता है जो कि सन और स्टार के अंदर हो रहा है। तो वही प्रोसेस हम लोग धरती पर लाना चाहते हैं। नाउ इस प्रोसेस में होता है क्या है, जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन एटम्स आपस में जो है टकराते हैं और आपस में टकराकर जुड़ जाते हैं ये, ठीक है। जुड़ने के बाद ये अलग से एनर्जी जनरेट करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ मैं बताता हूँ, हाइड्रोजन एटम्स बेसिकली इसके दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या होते हैं, या एक दूसरे से टकराते हैं और टकराने के बाद फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। फ्यूजन क्यों बोला गया है, क्योंकि ये फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज मतलब आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और किस फॉर्म में, हीलियम के फॉर्म में और न्यूट्रॉन के फॉर्म में, ठीक है। और ये काफ़ी भयंकर एनर्जी होती है। तो ये प्रोसेसिंग सन के अंदर हो रही है और यही प्रोसेसिंग जो है हम लोग धरती पर करना चाहते हैं। देखो ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, ये दोनों टकराएंगे आपस में, हाँ, और फिर यहाँ फ्यूजन हो गया, फ्यूजन होने के बाद ये एनर्जी जनरेट करेंगे हीलियम, और नीचे आ गया न्यूट्रॉन, ठीक है। और ये पावरफुल एनर्जी आ जाती है। फिर से आप देख सकते हो ड्यूटेरियम, ये आपस में दोनों फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के बाद जो है ये एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे हीलियम और न्यूट्रॉन। ये अपने आप में काफ़ी पावरफुल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ फिर उसके बाद चलो हमने ये प्रोसेसिंग कर ली, अब क्या होगा, इसको हम लोग रिएक्टर के अंदर में डालेंगे। रिएक्टर के अंदर डालने के बाद क्या होगा, ये हाइड्रोजन फ्यूल को हीट किया जाएगा, इसको गर्म किया जाएगा, लगभग 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाएगा, और फिर उसके बाद ये एक हॉट प्लाज्मा बनाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, फिर वो हॉट प्लाज्मा क्या होगा, वो इसके अंदर यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। तो उसी प्लाज्मा का जो आप कह सकते हो टेम्परेचर है, हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। तो ये प्लाज्मा ही हमारे लिए मेन है, प्लाज्मा का टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है इसमें। तो ये प्लाज्मा की गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब आप कहोगे कि इसकी दीवारें नहीं फटती होंगी, जो ये है अभी हमने देखा रिएक्टर की, इसकी दीवारें तो गल जाती होंगी। तो नहीं, इसके अंदर हम लोग मदद लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड की मदद से क्या होता है, जो ये प्लाज्मा है ये इसकी दीवार को छुएगा ही नहीं, ठीक है, ये अंदर ही अंदर रहेगा। और साथ ही साथ देखो ये भी प्रॉब्लम है, अगर ये प्लाज्मा इतना गर्म होने के बाद इस दीवार पर टच हो जाता है तो ये प्लाज्मा ठंडा हो जाएगा और जितनी भी एनर्जी है वो एकदम से डाउन हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रोसेस है, तो मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है प्लाज्मा को दीवारों के अंदर रखने के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि चाइना के अंदर क्या एक ही टोकामक है? नहीं, चाइना के अंदर और भी बहुत सारे टोकामक है। अभी हमने बात करी है ईस्ट की, तो ये तो हमने अभी बात कर ली, कैसे वर्क करता है ये हमने देख लिया ना। उसके अलावा चाइना के अंदर एक और टोकामक है जिसका नाम है HL2M टोकामक, और तीसरा भी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये तीन यहाँ पर टोकामक देखने को मिलेंगे, और ये जो एक आपको देखने को मिलेगा जे टेक्स्ट करके। और जो ये HL2M टोकामक है ना, ये तो अभी पिछले साल ही चालू किया गया है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दिया। होता क्या है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ये प्रोसेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फ्यूजन में क्या होता है, जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है वो नहीं होता, ठीक है। और अगर फिशन, जिसका आज के टाइम पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में एनर्जी जनरेट करने के लिए, तो उस फ्यूशन से जो ये फिशन है इससे काफ़ी ज़्यादा बर्बादी होती है। तो हम नहीं चाहते बर्बादी हो, हम लोग जो है एक प्योर एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो ये प्रोजेक्ट एक तरीके से इसका सिग्निफिकेंस है ग्रीन डेवलपमेंट की तरफ, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। यह आर्टिकल आपका GS पेपर 3 और 2 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। UPSC ने पूरा का पूरा डायरेक्टली मेंशन कर रखा है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल हो जाता है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बात करी गई है ब्लू फिन्ड महासीर के बारे में। तो ये मछली आप नीचे देख पा रहे हो, इस मछली के बारे में बातचीत करी जा रही है, न्यूज़ के अंदर है, क्योंकि इसे अभी रेड लिस्ट से निकालकर लीस्ट कंसर्न वाले, आप कह सकते हो रेड लिस्ट के अंदर पहले ये एंडेंजर्ड वाले कैटेगरी में थी, खतरे में वाली, ठीक है। जिस एंडेंजर्ड कैटेगरी वो होती है कि कोई भी जानवर काफ़ी ज़्यादा खतरे में है, इसकी जनसंख्या खत्म हो रही है, तो उसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया जाता है। नाउ उसको अब जाकर लीस्ट कंसर्न में डाल दिया गया है, मतलब कोई चिंता वाली बात नहीं है, ऐसे यहाँ पे बताया जा रहा है। सब चीज़ें बताऊंगा मैं, रेड लिस्ट क्या है, एंडेंजर्ड कैटेगरी क्या है, लिस्ट कंसर्न क्या है, सब कुछ आगे डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये मछली न्यूज़ में है क्योंकि इसको लिस्ट कंसर्न की कैटेगरी में डाल दिया गया है, और ये सब किया गया है IUCN के द्वारा। IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये यही सब काम करती है। तो मछली ये वाली आप लोग देख सकते हो, ये है एक महासीर। नाउ ये आर्टिकल भी इंडियन एक्सप्रेस के थ्रू कवर किया गया है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये जो महासीर है ये बिलोंग करती है तोर कैटेगरी को, ठीक है। तोर जीनस से आती है, ये आपने सुना होगा तोर मछली का नाम, तो उसी कैटेगरी से आती है, ठीक है। बहुत सारी सभी स्पीशीज़ होती हैं जो कि इंडिया के अंदर देखने को मिलती हैं तोर की, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर ये देखने को मिल जाती हैं। जो ये ब्लू फिन्ड महासीर है, या फिर इसको तोर खुदरी भी बोला जाता है, ये एक सब स्पीशी है महासीर की, तो इसी वजह से इसका नाम रखा गया है महासीर। महासीर फैमिली से ये बिलोंग करती है।
ना उसका हैबिटेट की बात करें कहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये खासकर मोटा मोला रिवर में देखने को मिलती है। ये आपको पुणे के अंदर देखने को मिल जाएगी, वहीं पर ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और जो ये स्पीशी है माइग्रेटरी होती है, इधर से उधर ट्रैवल करती है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस फिश को साफ़ सुथरे पानी में रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वेल ऑक्सीजनेटेड वाटर हो, जहाँ पे ऑक्सीजन काफ़ी अच्छी मात्रा में हो, साथ ही फास्ट फ्लोइंग वाटर हो, साफ़ सुथरा पानी हो, तो वहाँ पे ये रहना पसंद करती है। ना कुछ थ्रेट्स हैं, कुछ खतरा है, वो क्या है? सबसे पहली बात, जहाँ पे वो रहती है वहाँ पे कुछ उथल पुथल होना, उसकी वजह से जो है इसकी जान को खतरा हो जाता है। साथ ही साथ जो फिशिंग वगैरह होती है, तो फिशिंग वगैरह से भी जो है यहाँ पर ये मछलियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो ये इसके थ्रेट्स हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? देखो सिग्निफिकेंस ये है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मछली मैंने आपको बताया साफ़ सुथरे पानी में रहना पसंद करती है। तो आप इससे ये पता लगा सकते हो ये पानी फ्रेश वाटर है। क्यों? क्योंकि ये मछली इस पानी में मिलती है, मतलब कि वो पानी साफ़ सुथरा होगा। तो ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का एक इंडिकेटर है, क्योंकि ये मछली काफ़ी सेंसिटिव होती है और हमेशा एक साफ वाटर देखती है। कल्चरल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे? क्योंकि बहुत सारे टेम्पल्स, सेंचुरीज हैं इंडिया के अंदर जो कि इस मछली को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स के बारे में अगर हम बात करें, तो जो टाटा पावर प्राइवेट कंपनी है, यहाँ पर इसके अंदर इन्वॉल्व है। टाटा पावर ने बोला है कि एक तरीके से लगी पड़ी है इस मछली को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, इस मछली का नाम है ब्लू फिंड, ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो ये ब्लू फिंड मछली को प्रोटेक्ट करने का काम करिए। लगभग 50 साल तक जो है ये काम किया जाएगा। कहाँ पर? पुणे के अंदर, और पुणे के अंदर ही सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलती है। प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में बात करें तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में आती है। अब ये लीस्ट कंसर्न में, पहले ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती थी, बट अब लीस्ट कंसर्न में आती है। आपको ध्यान रखना है। नाउ आईयूसीएन की फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई दी। आईयूसीएन को क्रिएट किया गया था 1948 में। ऐसी तरीके से जो भी एनिमल्स हैं उनको स्टेटस देना कि कौन सा एनिमल की जनसंख्या कैसी है, कौन सा एनिमल खतरे में है, कौन सा एनिमल खतरे में नहीं है, तो उसको स्टेटस देने का काम करती है ये आईयूसीएन। नाउ आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। एक थ्रेटेंड स्पीशीज़, जो ये रेड लिस्ट है ना, ये थ्रेटेंड स्पीशीज़ की होती है। मतलब कि दुनिया में जो भी प्लांट्स हैं या फिर कोई एनिमल्स हैं जिनकी प्रजातियां काफ़ी तेज़ी से ख़त्म हो रही है, तो उनको रेड लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है कि इनको प्रोटेक्ट करने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आज नहीं प्रोटेक्ट किया तो फिर ये सारी प्रजातियां ख़त्म हो जाएंगी और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होने वाला है। नाउ साथ ही साथ इसने, आप कह सकते हो, ये जो आईयूसीएन है इसने अपने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। जो स्पीशीज़ हैं उनको डिवाइड कर रखा है 9 कैटेगरीज में। और वो 9 कैटेगरीज कौन कौन सी? एक तो रेड लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद कोलैप्स्ड लिस्ट आ जाता है, फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, देन इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, डेटा डेफिशिएंट, या फिर नॉट इवैल्यूएटेड। नाउ अभी हमने देखा जो ये वाली ब्लू फिंड मछली है वो लीस्ट कंसर्न में आती है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से जो कोलैप्स्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब ये एंडेंजर्ड काफ़ी खतरे में होना, क्रिटिकली एंडेंजर्ड बहुत ही ज़्यादा खतरे में होना, बहुत ही कम प्रजाति बची है इसकी। कोलैप्स मतलब भाई वो खत्म ही हो चुकी प्रजातियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का स्टेटस दिया जाता है आईयूसीएन के द्वारा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएस पेपर 3 में आपको टॉपिक्स देखने को मिलेगा, एक क्विक फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स और साथ ही साथ कंजर्वेशन टॉपिक। तो मतलब ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ जो ये कंजर्वेशन टॉपिक है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की। तो यहाँ पर मेगा फूड पार्क स्कीम के बारे में बातचीत करी गई है। न्यूज़ के अंदर क्यों है? क्योंकि हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने इनॉग्रेट कर दिया है, उद्घाटन किया है एक नया मेगा फूड पार्क का। कहाँ पर? रायपुर, छत्तीसगढ़ में। तो ये मेगा फूड पार्क क्या होता है, अच्छे से हम लोग इसको समझेंगे। ये आर्टिकल पीआईबी से लिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, नाउ सबसे पहले आप देख पाओगे इस मेगा फूड पार्क को लॉन्च किया गया था, इस स्कीम को 2008-9 में, ताकि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसको और ज़्यादा बूस्टअप किया जा सके। साथ ही साथ जो आज के टाइम पर फूड वेस्टेज बहुत सारा देखने को मिलता है, वो फूड वेस्टेज जल्द से जल्द कम हो जाए, इस चीज़ के ऊपर हम लोग फोकस रखते हुए ये काम करते हैं। साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है वो इंप्लीमेंट करती है ये पूरी की पूरी स्कीम। तो आपको ध्यान रखना है, इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। नाउ मेगा फूड पार्क्स में क्या होता है? देखो, ये क्रिएट करते हैं एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, वहीं पर ये सारा काम हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, मेगा फूड पार्क को हम लोग क्लस्टर बेस्ड अप्रोच भी बोलते हैं। ये क्लस्टर बेस्ड अप्रोच क्या होता है आगे हम अच्छे से समझेंगे। मेगा फूड पार्क का मेन मकसद क्या होता है? इसका मकसद यह है कि जो वैल्यू एडिशन है उसको और ज़्यादा वैल्यू देना, जो फार्मर्स हैं उनको और ज़्यादा बेनिफिट हो, जो रिटेलर्स हैं उनको बेनिफिट हो, जो बर्बादी है, जो वेस्टेज है वो कम से कम हो, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जा सके, जो रोज़गार है वो जनरेट करा जा सके। ये सब काम कैसे होगा? और यहाँ पे अप्रोच कौन सी है? ये क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच क्या होती है यहाँ पे आप समझो। मेगा फूड पार्क का मतलब ये है कोई ऐसा पार्क, देखो पहले क्या हो रहा है,
मान लो कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, मान लो आपको चिप्स बनाना है, ठीक है, कंपनी क्या कर रही है, फैक्ट्री चिप्स बना रही है। चिप्स बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, आलू की जरूरत है, ठीक है, पोटैटो की जरूरत है। पोटैटो कौन उगा रहा है, वो उगा रहा है फार्मर्स। तो फार्मर क्या करेगा, वो पोटैटो लेकर डायरेक्ट इस पार्क में पहुंचेगा, ठीक है, और क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ पे प्रोडक्शन हो जाएगा। तो बीच के जितने भी आदमी वो खत्म हो जाएंगे, डायरेक्टली जो है इसकी इनकम फार्मर की मिल जाएगी, और जो है प्रोडक्शन भी यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख पाओगे जो इंडिविजुअल फार्मर्स हैं वो पीपीसी पर पहुंच जाएंगे। पीपीसी क्या होता है आगे हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम लोग प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स बोलते हैं। तो ये प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स यहाँ पे होते हैं मेगा फूड पार्क में। तो यहाँ पर ये पीपीसी जाएंगे आलू लेकर और यहाँ पर दे देंगे, और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोडक्शन हो जाएगा। प्रोडक्शन होने के बाद यहीं से इंपोर्ट करा जाए, एक्सपोर्ट करा जाए, डोमेस्टिक सेल करी जाए, जो भी करना है वो यहीं से हो जाएगा। तो बाकी जो बीच में जितने भी रास्ते होते हैं, अभी पहले क्या होता, अगर यहाँ पे ये सिस्टम नहीं होता तो क्या होता, फार्मर किसी और को पोटैटो पहुंचाता, वो बंदा किसी और को पहुंचाता, देन उसके बाद वो कंपनी में पहुंचता, देन उसके चिप्स बनते। तो ये जो प्रोसेसिंग है काफ़ी लंबी चौड़ी हो जाती है। तो उसी को कम करने के लिए और साथ ही साथ जो वेस्टेज है उसको कम करने के लिए ये पूरा का पूरा फूड पार्क स्कीम लाई गई है। तो आपको ध्यान रखना है मेगा फूड पार्क क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, मतलब कौन कौन होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। पहले तो एक सीसी डिपार्टमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कलेक्शन सेंटर, जहां पे ये सारी चीज़ें कलेक्ट करी जाती हैं। दूसरा डिपार्टमेंट होता है पीपीसी, जिसको बोला जाता है प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, यानी कलेक्शन करने के बाद उसको प्रोसेसिंग की जाएगी। उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर होता है, मेन काम हो जाएगा। देन उसके बाद फुल्ली डेवलप्ड होने के बाद आगे जो है इसको इस्तेमाल किया जाएगा। नाउ फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी इसको पैसा कौन प्रोवाइड करवाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पैसा प्रोवाइड करवाती है। लगभग 50 करोड़ रुपए पर मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट पर यह पैसा प्रोवाइड किया करवाती है। तो आपको ध्यान रखना है पैसा कौन देने वाली एजेंसी है, वो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ना उसके बाद अगर हम बात करें मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट की, तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा, एसपीवी। और एसपीवी आप कह सकते हो जो कि एक रजिस्टर करा गया है किसके अंडर में, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में इसको रजिस्टर किया गया है। मतलब ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है मेगा फूड पार्क के अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो आपको 2-3 टर्म्स याद रखनी है, जैसे कि प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर हो गया और कलेक्शन सेंटर हो गया, और साथ ही साथ कौन सा हो गया, एक और हो गया हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। तो इसके अंदर क्या होता है मैंने आपको बता दिया। प्रेजेंट स्टेटस क्या है मैंने आपको बता दिया। लगभग 22 मेगा फूड पार्क्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि वर्क कर रहे हैं। और हमारा ये प्रोजेक्ट एक मेक इन इंडिया का भी हो जाता है, साथ ही साथ जो हमने आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव ले रखा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेगा फूड पार्क मैंने आपको बता दिया क्या होता है। जो फार्मर ग्रुप्स हैं या फिर इंडिविजुअल फार्मर्स हैं या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो सब कहाँ पे पहुँचते हैं, एक मेगा फूड पार्क में पहुँचते हैं। यहाँ पे अपने आलू जमा कर देंगे, और ये जो आलू ही नहीं कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये फ्रेश प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब सेल करे जाते हैं डोमेस्टिक रिटेल पर्पस के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर ही प्रोडक्शन हो जाता है और फिर यहीं से जो है सब जगह जाएंगे। तो बीच के जो भी लोग हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसकी वजह से फार्मर्स वगैरह को भी अपनी एक अच्छी खासी इनकम मिल जाती है। नाउ ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएस पेपर 3 में आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस और साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2021 के बारे में। देखो एक रिपोर्ट रिलीज करी गई है किसके द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कोविड-19 की वजह से काफ़ी बुरी सिचुएशन हुई है हमारे कंट्री के अंदर, तो उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे आईएलओ की वेबसाइट है, यहाँ पर ये रिपोर्ट रिलीज़ करी गई है, आप जाकर पढ़ भी सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ सबसे पहले जानेंगे आईएलओ है क्या। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लाया गया था इसको 1990 में, लेकिन इसको एक स्पेशल एजेंसी बनाया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1946 में। एक ये ट्राइपर्टाइट ऑर्गेनाइजेशन है, 3 जनों के द्वारा मिलकर साइन किया हुआ। एक तरीके से इसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, एम्प्लॉयर्स होता है और जो है वर्कर्स होते हैं। खासकर जो भी वर्कर्स हैं यानी कि जो भी लोग हैं, मजदूर हैं, आप देख पाओगे इसका नाम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उनके जस्टिस के लिए ये वर्क करता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है आईएलओ के मेंबर्स कौन कौन है। तो इंडिया का ध्यान रखना है, इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है आईएलओ का। उसके साथ इसमें 187 टोटल मेंबर स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे। ओके, मेरे ख्याल से 87 है, 187 है, इसको करेक्ट कर लेना क्या है एग्जैक्टली, इसको देख लेना। देखो कहीं पर ये 186 मेंबर्स बताता है, कहीं पर 187 मेंबर्स बताता है, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए जो डेटा है वो 186 याद रखो ना। उसके बाद 2020 में क्या हुआ था, इंडिया ने एक चेयरमैनशिप एज्यूम करी, यानी कि ये जो बॉडी है आप कह सकते हो आईएलओ, उसका चेयरमैन रहा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर है। आईएलओ को आप कह सकते हो अवार्ड भी मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है, नोबेल पीस प्राइज़ का अवार्ड मिला है 1969 में। क्यों, क्योंकि इसने काफ़ी अच्छा वर्क किया है। जो वर्कर्स हैं उनके जस्टिस के लिए काम करता है, उनको एक टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है और डेवलपिंग नेशंस के रिगार्डिंग ये काफ़ी ज़्यादा काम करता है।
नाउ यहाँ पे इसके द्वारा ये बताया गया कोविड-19 का इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ा है। लगभग 100 मिलियन जो वर्कर्स हैं वो पॉवर्टी लाइन में आ चुके हैं। एक तरीके से बहुत सारी रिपोर्ट्स ये आई हैं जिनमें बताया गया है गरीब और गरीब हो गया है, अमीर और अमीर हो गए हैं इस पूरे सिचुएशन में। तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिली है। उसके बाद डेटा ये बताता है बहुत सारे लोग पॉवर्टी लाइन में थे, वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आ चुके हैं। जो आप कह सकते हो और मिडिल लाइन में थी वो पॉवर्टी लाइन में आ चुके हैं, और जो ऊपर वाले थे रिचर सेक्शन वाले वो तो बिल मिडिल लाइन में आ चुके हैं। तो ऐसे यहाँ पर टेबल आ चुकी है पूरी की पूरी। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन्स वगैरह लगे, पूरा का पूरा इकॉनमी बर्बाद हुई, कुछ भी नहीं खुला था, आप कह सकते हो सभी चीज़ें बंद थी। उसकी वजह से हमारी इकॉनमी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हिट हुई है, और साथ ही साथ लोगों की जॉब्स चली गई हैं। तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिली है। नाउ कोविड की वजह से जो इनइक्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। जैसे कि लो स्किल्ड वर्कर्स हो गए, वीमेन हो गया, उनको तो हमने अलग ही डाल दिया। खासकर वीमेन को तो हमने बिल्कुल अलग ही कर दिया है। विमेन की सबसे ज़्यादा जॉब्स गई हैं, आप देख पाओगे। और सबसे बड़ी बात, विमेन को काफ़ी सारा डोमेस्टिक वायलेंस भी देखने को मिला है इस पूरे को पूरे लॉकडाउन में। उसके बाद यहाँ पे कोविड की वजह से और क्या हुआ, जो वर्किंग आवर्स है वो भी कम हो चुके हैं। एक तरीके से बताया गया जो पहले लोग लंबे समय तक काम करते थे उनकी वर्किंग आवर्स भी कम कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जो लो स्किल्ड लेबर हैं, जो लो स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनको तो हटा ही दिया जॉब से। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल गई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करी गई, बेरोजगारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, क्योंकि सब कुछ बंद था। ऑब्वियस ही बात है, लोगों का फ़ायदा हुआ नहीं, और फिर जब सब कुछ खुला है तो चीज़ें एकदम से उठेंगी नहीं, तो लोगों को जॉब से भी निकाला गया है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी बड़ा है, और वेमेन एम्प्लॉयमेंट यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा यहाँ पर माना जाता है। सबसे ज़्यादा जो जॉब्स गई हैं वो विमेंस की गई हैं। विमेंस को लॉकडाउन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हुई हैं, चाइल्ड केयर, होम स्कूलिंग देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया तो कि विमेन के रिगार्डिंग लॉकडाउन में एक डोमेस्टिक वायलेंस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती हैं। ना वर्कर्स के ऊपर काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ा है, और ये इफेक्ट जो है लॉन्ग टर्म के लिए है, लंबे समय तक ये इफेक्ट रहने वाला है। इसको सुधारने के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। एक तरीके से हम लोग इसको जल्द से जल्द सुधार भी नहीं सकते। इकॉनमी इतनी बुरी, जैसे इंडिया का आपको मालूम होगा अभी जीडीपी रिलीज़ किया गया है, और इंडिया की जो इकॉनमी है वो 2020 और 21 की, सॉरी, जो इंडिया की इकॉनमी है साल 2020 की, तो वो -7.3% से, मतलब कि इंडिया की इकॉनमी नेगेटिवली ग्रो करी है। तो उसके बारे में बात करी गई। नाउ अब ये जो इकॉनमी है ये नेगेटिव ग्रो करी है, इसके पीछे का मेन रीजंस हैं। क्या मेन रीजंस हैं? लॉकडाउन वगैरह है, और जो ऐसी इकॉनमी हिट करी थी हमारी आज़ादी के टाइम पर 1947 के आसपास जो है इतनी बुरी इकॉनमी हिट करी थी, उसके बाद से अभी तक इतनी बुरी तरह से हमारी इकॉनमी हिट नहीं हुई है। नाउ अब जाकर ऐसी सिचुएशन देखने को मिली है। नाउ रिकमेंडेशन ये बताई जा रही है, देखो ये काफ़ी लंबे समय तक डैमेज रहने वाला है ना, उसको सही करने के लिए हमें बहुत सारी पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी, बहुत अच्छी तरीके से वर्क करना पड़ेगा। इनफैक्ट बहुत सारी कंट्रीज़ को आपस में मिलकर वर्क करना पड़ेगा। पॉलिसीज़ लाओ, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाओ। जो रिचर सेक्शन की पीपल, जो रिचर वाले कंट्रीज़ हैं वो क्या करें, जो लो इनकम की कंट्रीज़ है उनको यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती हैं। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट सोल्यूशन यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, वो क्या है, सबसे पहले आपको वैक्सीन्स की ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आज के टाइम पर भी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है। हमें पहले वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उस कोविड को पूरी तरह से ख़त्म करना है, देन उसके बाद हम लोग को आगे बढ़ना है। नाउ ये आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। जीएस पेपर 3 में आपको एक टॉपिक देखने को मिलेगा एम्प्लॉयमेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोगों को ये सारे ही आर्टिकल्स क्लियर हो गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने प्रीलिम्स को भी हिट किया, साथ ही साथ मेंस के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स को कवर किया है। और चलो फिर अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। या फिर अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाकर फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी क्वेरीज है मुझसे पूछ सकते हो। नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।